इंट्रोडक्शन टू बिजनेस तारुफ कारोबार के सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी कारोबार। दरअसल हम इस सब्जेक्ट में कारोबार की मुख्तलिफ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से आज हम ये देखना चाहेंगे कि कारोबार की जो मिल्कियत है उसकी मुख्तलिफ शक्लें क्या क्या हैं। उन शक्लों को यहाँ पर हम देखेंगे। यानी कारोबार को हमें चलाना है और चलाने के लिए हमें मैनेजर्स चाहिए हैं। ये मैनेजर वो लोग होते हैं जो कि कारोबार को चलाने के मुतालिक मुख्तलिफ डिसीजंस लेते हैं। कारोबार का साइज अगर छोटा है, कारोबार अभी शुरू हुआ है, तो दरअसल ये मैनेजमेंट मुंतज़मियत के फ़राइज़ फिर ओनर यानी मालिक खुद ही अंजाम देता है। ऐसी सूरत में उस कारोबार का फिर एक मालिक होता है और इसी किस्म की टाइप ऑफ ओनरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि टाइप ऑफ ओनरशिप में जो सबसे सादा तरीन शक्ल है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये ठहरा कि उस कारोबार को चलाने के मुतालिक तमाम फैसले एक शख्स लेगा जिसने वो कारोबार दरअसल शुरू किया है, उसी की सारी इन्वेस्टमेंट है और अब वो सारे फैसले खुद करेगा और वो उस कारोबार के मुकम्मल तौर से अच्छे और बुरे हर चीज़ का जिम्मेदार होगा। इस किस्म की नौइयत को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यकीनन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुरानी शक्ल है मिल्कियत की, द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप। जब से इंसान ने कारोबार के मुतालिक अपने जहन को बनाया है, तो शुरुआत यकीनन एक ऐसी ही सूरत से हुई होगी कि जिसमें मालिक ही कारोबार का मुकम्मल तौर से जिम्मेदार है और वो हर किस्म के फैसले ले रहा है। इसीलिए हिस्ट्री में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चीज़ों का आगाज नजर आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी कारोबार में कि जिसमें एक शख्स मालिक है, जहां वो इसमें कुछ बेनिफिट्स उठाएगा, वहीं पर इसके अपने कुछ नुकसानात, डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो कि इस किस्म की मिल्कियत में फेस करने पड़ेंगे। तो शख्सी कारोबार के मुतालिक हमने ये बात तय कर ली कि वो कारोबार के जिस की मिल्कियत एक शख्स के हाथ में है। इस किस्म के कारोबार में क्या फवायद और नुकसानात हो सकते हैं, अब ये देखने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये एक शख्स चला रहा है और उसकी मुकम्मल तौर से इजारादारी है उस कारोबार के ऊपर, तो यही वजह है कि उसका चूंकि सारा रिस्क वो बेयर कर रहा है, तो उसका सारा मुनाफा भी उसी का ही होगा। मुकम्मल तौर से वो उसके प्रॉफिट का हकदार होगा। तमाम का तमाम मुनाफा उसी को दिया जाएगा। यकीनन यही सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी अट्रैक्शन तस्वुर की जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में दूसरी चीज है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन से मुराद है कि सोल प्रोप्राइटरशिप आप जब भी कायम करना चाहेंगे, इसको शुरू करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट तैयार करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से अपनी सोच के मुताबिक एसेट्स खरीदेगा, लोकेशन खुद सोचेगा, अपना ऑब्जेक्टिव खुद सोचेगा कि उसको कारोबार में क्या करना है, इस कारोबार को किस तरह चलाना है। ये तमाम बातें उसको खुद ही सोच लेनी है और
ये सब कुछ अपनी सोच के मुताबिक वो फैसले करेगा और कारोबार को शुरू कर देगा। इस कारोबार को शुरू करने में उसको किसी किस्म के कोई ख़ास कागज़ी कार्रवाइयों की, रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन इसको करनी होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मुकम्मल मुनाफे की अट्रैक्शन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्पी होती है वो होती है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, कि इसमें कारोबार को शुरू करना, कायम करना कोई ख़ास दिक्कत वाला मामला नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है ईज़ ऑफ डिसोल्यूशन। जिस तरह से हम सोल प्रोप्राइटरशिप को बआसानी कायम कर सकते हैं, उसी तरह से इसकी जो कंप्लीट एक ऑपोजिट सिचुएशन है, यानी कारोबार का खात्मा करना, डिसॉल्व करना, तो ये भी बहुत आसान है। जिस तरह से जब एक शख्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट तैयार की और कारोबार शुरू कर दिया, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो जब चाहे अपने कारोबार को डिसॉल्व भी कर सकता है। वो खुद मालिक है और मालिक होने की हैसियत से वो अपने कारोबार को जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे डिसॉल्व कर सकता है। अगर उसको लगता है कि अब ये कारोबार उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो फौरी तौर के ऊपर ये डिसीजन लेगा और कारोबार को बंद कर देगा। उसको किसी भी किस्म की परमिशन की या गवर्नमेंट को इत्तला देने की या किसी किस्म की कागजी कार्रवाई में शामिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में चौथा एडवांटेज है टैक्स सेविंग का। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के कारोबार में जो मालिक है वो अपनी होने वाली आमदनी के ऊपर एक मखसूस किस्म का टैक्स अदा करेगा, जो भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लागू किया हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर कोई मज़ीद डिफरेंट किस्म के टैक्स अप्लाई नहीं होंगे, इससे उसकी टैक्स की बचत होगी। मज़ीद अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें, तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक खुद ही तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है, तो उसका इंटरेस्ट लेवल, दिलचस्पी का मामला बेइंतहा होता है और वो मुकम्मल अपनी एफर्ट्स करता है और हर तरह से कारोबार को ग्रोथ देने की कोशिश करता है और भरपूर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मैक्सिमम मुनाफा हासिल कर सके। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के कारोबार में पर्सनल इंटरेस्ट बेइंतहा होता है, ज़ाती दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। एक शख्स उसको मुकम्मल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके ऊपर काम करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट है वो है मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट का। मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि कानूनी रुकावटें, लीगल कंस्ट्रेंट्स, कानूनी रुकावटें, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में कानूनी रुकावटें बहुत ही कम होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के रूल्स, रेगुलेशन सोल प्रोप्राइटरशिप पर अप्लाई नहीं होते हैं। यही वजह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत सारी चीज़ों से एग्जेम्प्ट रहता है और वो मिनिमम बहुत ही कम कानूनी कार्रवाइयों का उसको सामना करना पड़ता है और वो बआसानी अपने कारोबार को आगे बढ़ाता रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज और वो है सीक्रेसी का मामला। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में राजदारी मुकम्मल तौर से कायम रहती है। एक ही मालिक है, वो जो चाहे फैसले करे और वो किसी को चाहे तो उसके साथ डिस्कस करे, चाहे तो डिस्कस ना करे। ये मुकम्मल तौर से उसके अपने ऊपर है। वो अपनी तमाम होने वाले प्रॉफिट्स को छुपा सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को बताए। इसी तरीके से वो अपने कारोबार में क्या डिसीजंस ले रहा है, इसमें उसको किसी को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हर किस्म के फैसले बआसानी ले सकता है और मुकम्मल तौर से अपने कारोबारी मामलात की राजदारी कायम रख सकता है।
नेक्स्ट बेनिफिट है क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि उधार के लिए सहूलत हासिल होना, एतबार। क्रेडिट स्टैंडिंग उधार का एतबार। चूंकि ये एक शख्स है जो कि अपने कारोबार का मुकम्मल तौर से जिम्मेदार है, तो जब ये उधार के लिए, क्रेडिट के लिए मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रब्ता करेगा, तो ये पर्सनल लेवल पर ये रब्ता करेगा, और इस पर्सनल लेवल के होने की वजह से ये बाआसानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को इस बात पर राजी कर सकता है कि इसका जो उधार अदा करने का जिम्मेदारी है वो ये बाआसानी कर लेगा। यानी ये इस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, बैंक्स को कायल कर सकता है पर्सनल लेवल के ऊपर, अपनी तमाम बैंक स्टेटमेंट्स को दिखाकर, अपनी मुख्तलिफ लास्ट एक्टिविटीज़ को दिखाकर वो इस बात पर किसी भी बैंक को राज़ी कर सकता है कि वो अपने उधार को वापस बाआसानी कर लेगा। तो इस तरह से इसकी क्रेडिट स्टैंडिंग बढ़ जाती है। लास्ट हमारे पास जो बेनिफिट है ये है फ्रीडम ऑफ एक्शन। इसके मुतालिक अभी हमने जिक्र किया बार बार कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में चूंकि एक ही मालिक है, तो ये मालिक बाआसानी अपने हर किस्म के फैसले ले सकता है। इसको हर किस्म का फ्रीडम हासिल है कि वो जो चाहे अपने कारोबार के मुतालिक फैसले करे। वो अपनी कारोबार की चीज़ों के मुतालिक अच्छा फैसला ले, बुरा फैसला ले, वो वक्त को सही तौर से इस्तेमाल करे, वो जिस लिहाज से चाहे मार्केटिंग करे, जहाँ से चाहे फाइनेंस हासिल करे, वो हर किस्म का फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार है। उसको मुकम्मल तौर से फ्रीडम ऑफ एक्शन हासिल है कि वो जो चाहे अपने कारोबार के मुतालिक फैसला ले। तो ये हमने चंद यहाँ पर मुख्तलिफ बेनिफिट्स देखे जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी एक मालिक को हासिल होते हैं। इन मुख्तलिफ एडवांटेजेस में जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हो सकता है किसी भी एक सोल प्रोप्राइटर के लिए, वो यकीनन उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि उसको मुकम्मल ये इख्तियार है कि होने वाले सारे प्रॉफिट को अपने पास रखे। इसी तरह से वो सिक्रेसी कायम रख सकता है और उसके पास मुकम्मल फ्रीडम ऑफ एक्शन भी मौजूद है। सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने मुख्तलिफ यहाँ पर एडवांटेजेस देखे हैं, और कि किस तरह से एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे उठा सकता है इस सिचुएशन के। और यही वो चीज़ें हैं कि जो कि एक कारोबार में मालिक को सोल प्रोप्राइटर रहने में दिलचस्पी फराहम करती हैं। इन्हीं चीज़ों के बाइस एक शख्स अपने कारोबार में अपने साथ किसी और शख्स को शामिल नहीं करता। लेकिन जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फ़ायदे हैं, वहीं पर कुछ इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस यानी वो बातें जिनकी वजह से एक शख्स ये चाहेगा कि अब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़कर किसी और किस्म की मिल्कियत इख्तियार करता हूँ। यानी अपने कारोबार में सिर्फ खुद को मालिक नहीं रखूंगा, बल्कि अब मैं मजीद मालिकान कारोबार में शामिल करूंगा। अब वो कौन सी बातें हैं, इनको हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली चीज जो सबसे बड़ा नुकसान है एक सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, लामहदूद जिम्मेदारियां, लामहदूद उधार। मतलब मामला ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क सारा का सारा वाहिद ओनर को खुद ही बर्दाश्त करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अब कितना भी नुकसान हो जाए वो उसी मालिक को बर्दाश्त करना है। अब नुकसान की कोई लिमिट नहीं है। अगर ये नुकसान उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, कारोबार में उसने जितना पैसा लगाया है,
اگر اس سے زیادہ نقصان ہو جائے تو بھی اب اس مالک کو خود ہی بھرنا پڑے گا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک اونر اپنے کاروبار کو چلا رہا تھا سول پروپرائٹرشپ کی حیثیت سے، اور اس نے انویسٹمنٹ کی تھی لیٹ سے 10 لاکھ روپے کی، لیکن اس کے کاروبار میں اب نقصان ہو گیا ہے 15 لاکھ روپے کا، تو اس کو اب یہ 15 لاکھ روپے ارینج کرنے ہی ہوں گے۔ اپنا کاروبار بیچ کر اگر اس کو 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو باقی کے 5 لاکھ بھی اس کو کہیں نہ کہیں سے خود ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ اب یہ نقصان 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 15 لاکھ کا نقصان ہو، 25 لاکھ کا نقصان ہو، یا اس سے بھی زیادہ کا نقصان ہو جائے، اس مالک کو خود ہی بھرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو سول پروپرائٹرشپ میں ایک واحد مالک کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہی وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے سول پروپرائٹر چاہے گا کہ وہ اپنے کاروبار کی ملکیت کی ٹائپ کو چینج کرے اور سول پروپرائٹرشپ سے اپنے آپ کو پارٹنرشپ کی طرف لے جائے۔ جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کسی بھی ایک اونر کو سول پروپرائٹر کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے کاروبار کو سنبھالنا۔ کوئی بھی ایک شخص تمام صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فائنینس میں اچھا ہو لیکن مارکیٹنگ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو۔ اسی طرح سے ایک شخص ٹیکنیکلی بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فائنینس میں اور مارکیٹنگ میں برا ہو۔ کوئی شخص مارکیٹنگ میں اچھا ہو سکتا ہے لیکن باقی کے معاملات میں برا ہو سکتا ہے۔ تو ایک شخص کے پاس کبھی بھی تمام صلاحیتیں بہترین انداز سے موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اب اس شخص کو کاروبار کو بہترین انداز سے چلانے میں دقت آئے گی۔ کاروبار کی مینجمنٹ اس کے لیے آسان ثابت نہیں ہوتی۔ تو اب ایسے شخص کو اب اگر اپنے کاروبار کو بہتر انداز سے چلانا ہے تو اس کو ایکسپرٹ لوگوں کو اپنے یہاں ملازم رکھنا پڑے گا، اور اس کی اس کو کافی زیادہ کاسٹ برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کے لیے ثابت ہوگا کیونکہ وہ اب ساری چیزیں خود نہیں دیکھ سکتا، تو باقی کے معاملات کے لیے اس کو اپنے ہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمت دینی پڑے گی، اور یہ زیادہ ملازمت کاروباری اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گی، اور یہ کاروباری اخراجات بالآخر کاروبار میں لاس کا باعث بن جائیں گے۔ تیسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار کو بہت زیادہ بڑھا نہیں سکتا۔ کاروبار کا سائز لمیٹڈ رہے گا کیونکہ وہ زیادہ انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا، اپنی ایفیشنسی کو ایک مخصوص لیول کے آگے نہیں لے جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کے کاروبار کا جو سائز ہے وہ لمیٹڈ رہے گا۔ اب اگر اس کو اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، ایک شہر میں کئی جگہ پر اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے، یا ایک ملک کے کئی شہروں میں اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے، تو اب اس کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اور یہ لوگ صرف سارے کے سارے ملازم نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ملازموں کو رکھنا اور پھر ان کو پیمنٹ کرنا اور پھر ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا خاصا دشوار کام ہوگا۔ اسی لیے ایک سول پروپرائٹرشپ اگر اپنے کاروبار کے سائز کو بڑھانا چاہتی ہے تو اس کو پھر پارٹنرشپ پر اپنے آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا چوتھا ڈس ایڈوانٹیج وہ ہے امپلائیز کے لیے، وہ لوگ کہ جو ایسے کاروبار میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں جہاں ایک مالک ہوتا ہے، تو اب چونکہ وہ مالک زیادہ تر کام اپنے ذمے لے رہا ہوتا ہے، خود کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پر امپلائیز کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، وہاں کے ملازم اپنے آپ کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے چونکہ ایک سول پروپرائٹرشپ کا کاروبار لمیٹڈ سائز کا ہوتا ہے تو چھوٹے کاروبار کے اندر ملازمین کو آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کے مواقع نہیں ملتے، اسی لیے بہت جلد ایسی جگہوں سے امپلائیز بددل ہو کر اپنے آپ کو دوسرے کاروبار میں
शामिल कर लेते हैं, किसी और जगह पर अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं और अपनी नौकरी बदल लेते हैं, जिसका नुकसान फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को होता है। और अच्छे एम्प्लॉइज का छोड़कर जाना सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अच्छी बात साबित नहीं होती। एक आखिरी डिसएडवांटेज जो कि हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो है अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ का मतलब क्या है? गैर यकीनी जिंदगी। यहाँ पर गैर यकीनी जिंदगी कारोबार के हवाले से बात हो रही है। चूंकि ये सारा का सारा कारोबार एक शख्स की जिम्मेदारी पर चल रहा है, एक शख्स के फैसलों पर चल रहा है, एक शख्स की इन्वेस्टमेंट पर चल रहा है, तो अब ये कारोबार अचानक से खत्म भी हो सकता है अगर वो एक शख्स किसी भी वजह से इस कारोबार को चलाने का जिम्मेदार ना ठहराए। मिसाल के तौर के ऊपर हो सकता है कि अब उसकी हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही, या उसके पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं बची है, या अब वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो इन तमाम सिचुएशन की वजह से कारोबार की लाइफ अनसर्टेन हो जाएगी, कारोबार अचानक से बंद हो सकता है। इसी तरह से हो सकता है कि उस शख्स की डेथ हो जाए, उस शख्स का इंतकाल हो जाए, उस शख्स की ज़हनी तवाज़ुन कायम ना रहे, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि जिसके बाद अब वो अपने कारोबार को जारी नहीं रख पाएगा, और इस तरह से कारोबार की जो लाइफ है वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो जाएगी, और वो कारोबार अचानक से किसी भी वक्त बंद हो सकता है। लेकिन अगर कारोबार के एक से ज़्यादा मालिक हो, यानी पार्टनरशिप हो, तो वो कारोबार एक का मालिक के जाने से बंद नहीं होगा, दूसरा मालिक उसको संभाल लेगा। लेकिन चूंकि अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चूंकि एक ही मालिक है और वो हर चीज का जिम्मेदार है, उसको अगर कुछ भी होगा तो उसके बाद फिर कारोबार का चलना कायम बाकी नहीं रहेगा और वो कारोबार फौरी तौर के ऊपर बंद हो जाएगा।